How are you all? I hope you all are fit and fine. I am Aarti Jain and I welcome you all to my YouTube channel. Now restart. स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर प्रीवियस वीडियो में हमने एटम्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने एटम्स की कुछ ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ी थी और उसके बाद हमने 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़े थे, जिसमें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को कवर किया था। आई होप आप सब लोगों ने उसका अच्छे से रिविजन किया होगा। जिन भी बच्चों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए और अगर आपको उससे कोई हेल्प मिलती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, आप बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की जर्नी को आज के टॉपिक एटम्स के साथ। एटम्स की हिस्ट्री तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ ही ली थी, लेकिन अब इन एटम्स की मेजरमेंट, इनका रेडियस है ना, इनका एटॉमिक मास किस तरीके से यहाँ तक हम लोग पहुँचे, ठीक है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अगर आपने कभी कोई बिल्डिंग बनती हुई देखी है, ठीक है, अगर वो बिल्डिंग आपने बनती हुई देखी है तो आपने देखा होगा कि उसे कौन बनाता है, मैसॉन बनाता है, यानी कि एक मिस्त्री बना रहा होता है। ठीक है, वो पहले दीवारें खड़ी करता है हर रूम की और फिर उससे एक एक रूम करके बनाता है और कलेक्शन ऑफ रूम से क्या होता है, एक बिल्डिंग तैयार हो जाती है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि इतनी ऊंची बिल्डिंग जो है, ठीक है, पहले उसका आधार क्या था, उसका बेस क्या था, उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या था, शुरुआत कहाँ से हुई? उसकी शुरुआत हुई एक ईंट से, है ना, एक ईंट से हुई। उसकी एक ब्रिक, पहले एक ब्रिक लगाई, फिर दूसरी लगाई, फिर ऐसे करते करते दीवार बनाई, फिर दीवार से कमरा बनाया, यही होता है। ठीक है, अगर हम एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर एक आंट आपने देखी हुई चींटी, वो क्या बनाती है, एक सैंड हिल बनाती है। ठीक है, छोटी सी एक सैंड की हिल बनाती है ताकि उसके अंदर वो रह सके। ठीक है, वो सैंड की हिल क्या एक दिन में बन जाती है? नहीं, वो क्या करती है, एक एक दाना सैंड का लेकर आती है, ठीक है, उसको वहाँ डिपॉजिट करती रहती है, गैदर करती रहती है और उससे वो एक उसका हिल बनाती है जिसके अंदर वो आराम से रह सके। यही होता है ना। तो इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या हुआ, 1 ग्रेन ऑफ सैंड। इसी तरीके से हमारे मैटर में भी होता है। ठीक है, अगर मैं कोई भी मैटर लूँ तो उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा, आपका एटम। क्या हम एटम्स को देख सकते हैं? नहीं, एटम्स जो होते हैं इतने छोटे होते हैं, साइज में बहुत छोटे होते हैं कि हम उनको अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। आजकल तो बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं, ठीक है, तो इनका माइक्रोस्कोपिक व्यू हमारे लिए पॉसिबल हो चुका है। ठीक है, कितने छोटे होते हैं ये साइज में, अगर हम देखें तो एटम्स, अगर हम मिलियंस ऑफ एटम्स लें या उससे भी ज़्यादा लें और उनको हम गैदर करवाएं, उनका स्टैक बनाएं, ठीक है, लेयर के ऊपर लेयर बनाएं, तब जाकर वो कितने मोटी लेयर बनेगी, सिर्फ एक पतली सी जो शीट ऑफ पेपर होती है ना, सिर्फ उतनी बनेगी। सोचो कितने छोटे एक एटम होते होंगे, मतलब मिलियंस ऑफ लगने के बाद भी एक पतली शीट ऑफ पेपर के जितना ही उसका लेयर बन पाता है। ठीक है, तो एटम्स जो होते हैं बेटा बहुत स्मॉलर साइज में होते हैं। ठीक है, तो इसका हमने क्या सोचा कि एटॉमिक रेडियस निकालते हैं। मान लो कि ये हमारा एक एटम है, ठीक है, तो ये इसका सेंटर है, सेंटर से सरकमफेरेंस तक का आपको डिस्टेंस पता ही है, उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो ऐसे ही एटम भी क्योंकि स्फेरिकल इन शेप होते हैं, तो इसीलिए इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है, तो मीटर में ये कितने होते हैं, अगर हम मीटर में देखें तो 1/10⁹ मीटर्स के इक्वल होते हैं। मतलब इतने छोटे होते हैं कि हम अगर इसको कहें 10⁻⁻9 हम लिख सकते हैं, 10⁻⁻9 लिखी जा सकती है, 9 ऊपर चला गया। ठीक है, तो इतने छोटे होते हैं। इसको हम कहते हैं 1 नैनोमीटर। क्या कहते हैं बच्चों, 1 नैनोमीटर। ठीक है, या तो आप 10⁻⁻9 मीटर लिख लीजिए या फिर 10⁻⁹ नैनोमीटर लिख लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस इतना छोटा होता है। अगर हम हाइड्रोजन एटम का देखें एटॉमिक रेडियस, तो वो इससे भी छोटा होता है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम,
अगर हम एटॉमिक रेडियस देखें हाइड्रोजन एटम का तो वो इससे भी छोटा होता है। कितना होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर्स का, है ना, इससे भी छोटा। तो इसी तरीके से एटॉमिक रेडियस वेरियस एलिमेंट्स के आप लोग देखेंगे, है ना, आपकी एनसीईआरटी की बुक में वो पूरा टेबल बना हुआ है। इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही बहुत है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एटॉमिक रेडियस। अब बात आती है आगे इसके एटॉमिक मास की, ठीक है, एटॉमिक मास की, इसका वजन कितना होता है, ठीक है। जिस चीज़ को हम लोग अपने हाथों से छू नहीं सकते, जिस चीज़ को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, क्या इतना आसान है उसका एटॉमिक मास निकालना? नहीं है आसान, है ना। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन, जिसकी हमने पॉस्टुलेट्स भी पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में, है ना, तो उनके पॉस्टुलेट में एक पॉस्टुलेट था उनकी थ्योरी में कि हर एलिमेंट के एटम का मास तो होता है, ठीक है। और एक और था कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस जिससे हमें मिलता है। तो उसने साइंटिस्ट को मजबूर करा कि चलो हम मास निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट रहा। तो उन्होंने सोचा कि हम कहीं ना कहीं कुछ रिलेटिव मास निकालते हैं। हम एग्जैक्ट तो नहीं निकाल सकते, लेकिन कुछ रिलेटिव यानी कि उसके कुछ कंपैरिजन में कुछ निकाल के देखते हैं। तो उन्होंने एक एलिमेंट या मैं कहूँ कि एक कंपाउंड लिया, ठीक है। अब एटॉमिक रेडियस तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो अब आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं एटॉमिक मास, ठीक है। अब एटॉमिक मास में वो क्या कहते हैं कि उन्होंने मैं एक एग्जांपल की तरह आपको बताती हूँ कि उन्होंने एक कंपाउंड लिया कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है। इसके अंदर 2 एटम्स होंगे, एक कार्बन का और एक ऑक्सीजन का, ठीक है। जब उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे तो उन्होंने देखा कि 3 ग्राम कार्बन के साथ कितना ऑक्सीजन यूज्ड अप हो रहा है, 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन यूज हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए। अच्छा, फिर उन्होंने क्या सोचा कि इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि एक एटम जो है कार्बन का, 1 एटम ऑफ कार्बन कंबाइंस विथ 3 बाय या फिर 4/3 टाइम्स ऑफ इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन। क्या ये सही होगा? ठीक है, कि कार्बन कितना मास, या 1 एटम नहीं, मास ऑफ कार्बन, ठीक है, कितना कार्बन कंबाइन कर रहा है, 4/3 टाइम्स ऑफ इट्स मास। इसके मास का 4/3 टाइम अगर मैं निकालूं तो 3 से 3 कैंसिल, 4 ग्राम ही आ जाएगा ऑफ ऑक्सीजन, है ना। 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को मैं 4/3 टाइम्स ऑफ कार्बन मास लिख सकती हूँ। तो इस तरीके से उन्होंने रिलेटिव में मासेस निकालने शुरू करे, ठीक है बच्चों। आई होप इतना अब आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे रिसर्चेस करते करते, है ना, इस चैप्टर में थोड़ी सी हिस्ट्री है ताकि आपको आगे आगे जाके आपके भी बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते जाए, कुछ बेस बनता जाए, फिर आपको समझ में आएगा कि एटम्स पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग एटम्स। हाँ, क्या ज़रूरत है एटम्स बेटे, हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो ये पूरी दुनिया है, एंटायर वर्ल्ड है, ये किससे बना हुआ है, एटम्स से ही बना हुआ है। हम आसपास कुछ भी होते हुए देख रहे हैं वो सब एटम्स की वजह से ही है ना। कोई भी सिचुएशन है, मान लो दूध से दही बन रहा है, वो भी एटम्स की वजह से है। रस्टिंग ऑफ आयरन हो रहा है, एटम्स की वजह से है। बारिश हो रही है, लाइटनिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, वो सब एटम्स का ही खेल चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए एटम्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एटॉमिक मास समझ में आ गया अब आप लोगों को। अभी तो रिसर्चेस चल रही है, अभी हम एंड तक नहीं पहुँचे हैं। फिर रिसर्च चलती गई तो उन्होंने देखा कि हम इनिशियली उन्होंने सोचा कि हम ऑक्सीजन को एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बना लेते हैं कि 1/16 मास ऑफ ऑक्सीजन अगर हम ले लें तो हो जाएगा हमारा काम। क्यों उनको वो रेलिवेंट लगा ऑक्सीजन का मास लेना, ठीक है। तो वो हम लोग लिख लेते हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इनिशियली साइंटिस्ट took up 1/16 of the mass of oxygen या naturally occurring oxygen भी आप कह सकते हैं, ठीक है। took up 1/16 of the mass of oxygen as relevant why? because of 2 reasons। उसके 2 कारण थे। क्या क्या कारण थे?
पहला कारण तो ये था कि ऑक्सीजन जो है बहुत सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड बनाता था, ज़्यादातर सभी के साथ ऑक्सीजन जो है कंबाइन हो जाता था। तो पहला रीज़न तो ये हुआ कि ऑक्सीजन कंबाइंस विद most of the elements to form compounds। ठीक है, पहला तो ये चीज़ तो समझ में आ गई कि भाई ठीक है, वो ज़्यादातर सभी के साथ कंबाइन होता था, फ्रेंडली रहता था, इसीलिए उसको रेलेवेंट मान लिया कि उसको स्टैंडर्ड ले लेते हैं। दूसरा क्या कारण था कि जब वो एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होता था तो उनका जो मास आता था वो क्या होता था, होल नंबर्स में आता था। होल नंबर्स में आना हमारे लिए एक प्लस पॉइंट साबित हुआ। क्यों? क्योंकि होल अगर डेसिमल्स में आए, फ्रैक्शंस में आए तो थोड़ा कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती हैं। ठीक है, तो होल नंबर्स में आना एक प्लस पॉइंट था, इसीलिए साइंटिस्ट को वो रेलेवेंट लगा। तो इसके अंदर आ सकता है कि व्हेन ऑक्सीजन कंबाइंस with other elements then atomic masses of most of the elements are whole numbers। तो इस वजह से उनको ये रेलेवेंट लगा। ठीक है, लेकिन 1961 तक आते आते ये भी डूब गया, ये आइडिया भी डूब गया। उसके बाद 1961 में क्या आया? 1961 में आया कि कार्बन 12 के आइसोटोप को उन्होंने स्टैंडर्ड रेफरेंस दे दिया। कार्बन 12 आइसोटोप आप लोग समझते हैं कि जिनका मासेस जो हैं अलग अलग होते हैं। ठीक है, एलिमेंट एक है, एक कार्बन 12 है, एक कार्बन 14 है। ठीक है, तो उनके मासेस में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, लेकिन उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है। आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल इतना बहुत है कि कार्बन 12 के आइसोटोप के एटम को स्टैंडर्ड रेफरेंस मान लिया गया। ठीक है, तो आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि बाय 1961 कार्बन 12 mass of an atom of carbon 12 isotope was considered as standard reference। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो फिर यहां से आया आपका एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट? एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं AMU। पहले हम एटॉमिक मास जैसे यूनिट्स होते हैं ना, किलोग्राम, मीटर, ग्राम्स, है ना, लीटर, मिलीलीटर, ऐसे ही एटम्स के मास को मेजर करने के यूनिट को AMU कहा जाता था, एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन बाद में जो IUPAC एक आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उन्होंने AMU को क्या कर दिया? चेंज करके कर दिया U, जिसका मतलब था यूनिफाइड मास। ठीक है, तो अगर हम वन एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे कि वन एटॉमिक मास यूनिट इज द मास, ये एक मास यूनिट होगा कि नहीं होगा। तो वन एटॉमिक मास यूनिट इज द मास यूनिट इक्वल टू exactly 1/12 the mass of one atom of कार्बन 12। ठीक है, वन एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन क्लियर हो गई। क्या डेफिनेशन है कि ये एक ऐसा मास यूनिट है जो किसके इक्वल है? कार्बन 12 के एक एटम का 1/12 हिस्से के बराबर है। कार्बन 12 के एक एटम, ये एक एटम है कार्बन 12 का, अगर मैं इसके 12 हिस्से कर लूँ तो उसके 1/12 हिस्से के मास के बराबर है, वो होता है वन एटॉमिक मास यूनिट। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हम आते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो एक फ्रूट सेलर जा रहा है,
ठीक है, उसने वाटरमेलन वो बेच रहा है। वाटरमेलन, उसके पास कोई स्टैंडर्ड वेट नहीं है जिससे वो तोल कर जो है जिससे वो वज़न करके फ्रूट्स को सेल कर सके। तो उसको पता है कि उसका एक जो वाटरमेलन है वो 12 यूनिट्स का है, 12 यूनिट्स का है। तो उसने क्या करा, उसके 12 पीसेस कर दिए, 12 पीसेस कर दिए। तो एक पीस का मास कितना हुआ, 1 यूनिट हुआ, है ना। फिर उसने बाकी सारे फ्रूट्स को इसके कंपैरिजन में तोल कर या वे कर कर उनको बेचना शुरू कर दिया। तो यही होता है रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो चलिए जल्दी से डेफिनेशन लिखते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की। ठीक है, हेडिंग डालिए रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है बच्चों, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास। इट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास। किसका एवरेज मास निकाल रहे हैं हम? किसी भी एक एटम का, ऑफ एन एटम एज कंपेयर टू, किसके कंपैरिजन में? जैसे उसमें हमने वाटरमेलन के साथ कंपेयर करा था, ऐसे ही इसमें एज कंपेयर्ड टू द मास ऑफ, to the 1/12th, the 1/12th, the mass of 1 कार्बन 12 एटम। एक कार्बन 12 एटम का जो 1/12 हिस्सा है, मान लो कार्बन 12 एटम आपका वाटरमेलन था, तो उसका 1/12 हिस्सा है ना, एक पीस आया। उसके कंपैरिजन में जो किसी भी एटम का, किसी भी फ्रूट का, किसी भी एटम का एवरेज मास निकलता है, उसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। अब समझ में आ गई बच्चों बात? आई होप अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है और रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है ना। फिर भी कोई क्वेरी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर इसके बाद आता है कि हमारे एक साइंटिस्ट थे, आपको पता ही है, जॉन डाल्टन, जिसने हमें एटॉमिक मासेस या एटम्स की थ्योरी दी, है ना, एटॉमिक थ्योरी दी, उसके पोस्टुलेट्स दिए। उन्होंने कहा अगर हमें एटम्स को स्टडी करना है तो भाई उनका कोई ना कोई सिंबल रखना पड़ेगा। तो उन्होंने सिंबल्स रखे। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे सिंबल्स यूज़ करे। फर्स्ट वो ही साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिंबल्स का इस्तेमाल करा। तो चलिए देखते हैं उन्होंने कैसे सिंबल्स बनाए थे। तो हम लोग लिखेंगे अब यहाँ पे कि जॉन डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट, जॉन डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट, इसमें ज़्यादातर 9th में हिस्ट्री ही है इसकी, वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, कैसे उन्होंने बनाए सिंबल्स, कैसे बनाए उन्होंने? जैसे कि ये सिंबल बनाया हाइड्रोजन का। ठीक है, इजी है, आप लोग मेरे साथ साथ बनाते बनाते ही आपको याद हो जाएंगे। ये बनाया उन्होंने हाइड्रोजन का। ये इस तरीके से, ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है इस तरीके से, एक पिरामिड टाइप, ये बनाया उन्होंने फॉस्फोरस का। ठीक है, फिर उन्होंने प्लस साइन बनाया बीच में, ये बनाया उन्होंने सल्फर का। ठीक है, और उन्होंने ये सिंपल गोला बनाया ऑक्सीजन का। ठीक है, अगर मैं इसे ब्लैक कर दूं तो ये हो गया कार्बन का। ठीक है, फिर उन्होंने जी बनाया, ये इसमें ऐसे ऐसे बना दिए डॉट्स दिखाने के लिए कि ये ब्राइटनेस है, ये हुआ गोल्ड का। ठीक है, ये एस बनाया उन्होंने सिल्वर का, ये तो सिंपल थे। सी बनाया उन्होंने कॉपर का। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पी बनाया प्लेटिनम का, प्लेटिनम। उसके बाद उन्होंने एल बनाया लेड का। ठीक है, लेड का। उसके बाद उन्होंने बनाया इस तरीके से, सिर्फ ऐसे डॉट्स लगा दिए चारों तरफ, तो ये हो गया आपका मर्क्यूरी, ये हो गया आपका मर्क्यूरी। आई लिख दिया तो बन गया आयरन। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो कि जॉन डाल्टन ने यूज़ करे। लेकिन फिर एक और साइंटिस्ट आए बर्जीलियस, कि भाई ये किस तरीके से हम लोग रिएक्शन दिखाएं, कैसे करें। तो उन्होंने कहा कि हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट का जो नाम है ना उसका फर्स्ट लेटर लिख लेते हैं,
फिर आई बात कि अगर फर्स्ट लेटर लिखते हैं तो कई एलिमेंट हैं जो एक ही अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन भी सी से है, कॉपर भी सी से है, क्लोरीन भी सी से है। तो उन्होंने कहा फिर हम सेकेंड लेटर भी ले लेते हैं। ठीक है, किसी किसी में फर्स्ट लेटर है खाली, और जिसमें आपका थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है या सब एक जैसे सिमिलैरिटी आ रही है तो उसके अंदर आप लोग सेकेंड अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर लीजिए। जॉन डाल्टन ने तो ये वाले सिंबल्स यूज करे थे। उनके जो ये सिंबल्स थे ना कि सिर्फ एलिमेंट्स के नाम को बताते थे बल्कि ये भी बताते थे कि उनकी क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, सिर्फ नाम नहीं बताते थे, नाम के साथ साथ बताते थे कि उनकी क्वांटिटी कितनी है। मतलब अगर मैं मान लो ये एक कॉपर है तो ये है 1 एटम ऑफ कॉपर। ये कितना है? 1 एटम ऑफ कॉपर को दर्शाता था, रिप्रेजेंट करता था। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो ये 2 एटम्स ऑफ कॉपर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो डाल्टन के सिंबल समझ में आ गए। फिर आता है आपका बर्जीलियस। ठीक है, बर्जीलियस के बारे में आप लोग लिख सकते हैं अपने आप कि नहीं, कि बर्जीलियस ने क्या कहा था। बर्जीलियस ने कहा कि वी शुड यूज द फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर ऑफ द नेम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर ऑफ द नेम ऑफ एन एलिमेंट एज सिंबल। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है। फिर आया कि भाई जो एलिमेंट का नाम है वो कहाँ से आया। मान लो कॉपर है, कॉपर ही नाम क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी जगह से निकला था, ऑब्टेन हुआ था, जिसका नाम था साइप्रस। तो साइप्रस के आधार पे इसका नाम कॉपर रख दिया गया। तो नाम भी कुछ प्लेसेस के आधार पे रखे गए जहाँ पे वो फर्स्ट टाइम ऑब्टेन हुए, या फिर उनके कलर के आधार पे भी। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड का नाम गोल्ड ही क्यों है? क्योंकि वो क्या है, येलो कलर का एलिमेंट है ना, उसका कलर येलो था। तो गोल्ड का जो इंग्लिश वर्ड है और इसमें जो है गोल्ड का जो मतलब होता है वो येलो ही होता है। ठीक है, तो येलो जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? गोल्ड को। तो इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया? गोल्ड पड़ गया। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। उसके बाद जैसे बर्जीलियस ने बताया, तो आजकल भी कई एलिमेंट्स हम लोग डिस्कवर कर रहे हैं हमारे साइंटिस्ट। तो अब उनके जो नाम है, सिंबल है, यूनिट है, वो कौन बनाता है, कौन बताता है? वो बताता है हमारी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है IUPAC या फिर IUPAC, जिसका फुल फॉर्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? दे गिव नेम्स टू द एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स है ना, सिंबल्स देते हैं एंड देयर यूनिट्स, उनको ये फिक्स करते हैं कि ये वर्ल्ड वाइड ये ही चीज यूज होगी। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया IUPAC क्या होता है आज के टाइम पे। ये पुराने टाइम पे डाल्टन ने दिया था, फिर बर्जीलियस आए, उसके बाद अब आज के टाइम का हमने बात करी। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके सिंबल्स अलग अलग हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट के हिसाब से, फर्स्ट लेटर के हिसाब से, ठीक है, तो उसके अंदर आते हैं फॉर एग्जाम्पल कार्बन। ठीक है, कार्बन का फर्स्ट लेटर यूज करा गया C, ऑक्सीजन का भी फर्स्ट लेटर यूज करा गया O। ठीक है, इसी तरीके से और हाइड्रोजन का भी फर्स्ट लेटर यूज करा गया H। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं क्लोरीन, तो क्लोरीन में क्या यूज करा गया बच्चों? पहला लेटर और सेकंड लेटर, जो कि स्मॉल केस में आएगा, ये अपर केस में और ये लोअर केस में। ठीक है, स्मॉल लेटर में आएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे कि जिंक को हम लिखते हैं Zn, है ना, जिंक को हम लोग क्या लिखते हैं? Zn। हीलियम को हम लोग क्या लिखते हैं? He, है ना, ये चीज समझ में। और कई एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके लैटिन, ग्रीक या फिर जर्मन वर्ड्स के आधार पे भी उनके नामकरण हुए हैं। कैसे? जैसे कि हमारा एक एलिमेंट है सोडियम, जिसका लैटिन नाम है नेट्रियम। ठीक है, एक है पोटेशियम,
जिसका लैटिन नाम है क्लोरीन, केलियम। पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है? केलियम। तो यहाँ पे इसका पड़ गया Na और इसका पड़ गया K। ठीक है, इसका सिंबल पड़ गया Na और इसका पड़ गया K। अगर मैं आयरन की बात करूं तो उसका लैटिन नेम है फेरम, तो जिसका आपका सिंबल यूज होता है Fe आयरन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिंबल्स हैं। डू नॉट वरी अबाउट द सिंबल्स, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे विद द कोर्स ऑफ स्टडी ऑफ केमिस्ट्री यू विल बिकम फैमिलियर विद दीज सिंबल्स। ठीक है बच्चों, आई होप आज का सेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आने वाले सेशन में, इसके अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में। क्योंकि एटम्स जो हैं वो कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, है ना। बहुत कम एटम्स हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइड्रोजन कहूँ तो हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में करता है। ये सब तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर जाते हैं, है ना। तो जब ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो हम इसे कहते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थोड़ी हिस्ट्री पढ़नी बोरिंग हो जाती है, लेकिन जब हम लाइंस की डेप्थ में आकर उनको सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो वो भी इंटरेस्टिंग बन जाती है ना। तो कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको थोड़े बहुत मेमोराइज करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे तो आई होप आप सब लोगों के लिए सब चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस टॉपिक का अच्छे से रिवीजन करके आइएगा। तो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।